नमस्कार दोस्तों, मैं पोकरराम बामणिया आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, समय के अकॉर्डिंग हम यदि बात करें तो समय के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करना ज़रूरी है। समय के अकॉर्डिंग यदि खुद को अपडेट रखेंगे, समय के अकॉर्डिंग यदि खुद को हम चेंज कर लेंगे तो भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आनी है। और यदि किसी भी प्रकार की मुसीबत हमारे सामने आती है तो यदि हम खुद को अपडेट रखेंगे तो हम बहुत जल्द उस समस्या के ऊपर समाधान निकाल सकते हैं, समस्या के ऊपर विजय पा सकते हैं। इसी क्रम में आज हम कक्षा 11th का जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है उसके एक नए बिंदु को लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो प्रोटिस्टा जगत है उसके बारे में, प्रोटिस्टा किंगडम। देखिए, इससे पहले हमने इसी पार्ट के अंदर जो सबसे पहले वीडियो तैयार किया था उसमें हमने जीवों का वर्गीकरण और अलग अलग वर्गीकरण पद्धतियां प्रस्तुत की गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी मोनेरा जगत, जो आर.एच. विटाकर के द्वारा पंच जगत प्रणाली प्रस्तुत की गई थी। उसमें 5 जगत थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब उसमें से हमने मोनेरा जगत के बारे में पहले डिस्कस किया। आज हम इस वीडियो के अंदर प्रोटिस्टा जो जगत है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो प्रोटिस्टा जगत है ये पंच जगत प्रणाली के हिसाब से नंबर 2 पर आता है और यह ऐसा जगत है जिसके अंदर यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर जीव इसके अंदर आते हैं। देखिए, मोनेरा जो जगत था, मोनेरा जगत के अंदर जो जीव आते थे वो कैसे थे? वो जीव थे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। मोनेरा जगत के अंदर जो जीव आते थे वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, मतलब असीम केंद्र की एक कोशिकीय थे। लेकिन जो प्रोटिस्टा जगत है इसके अंदर कौन से जीव आते हैं? यूकैरियोटिक एक कोशिकीय या यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जंतुओं का अध्ययन हम है वो प्रोटिस्टा जगत के अंदर करते हैं। अब देखिए, इस जगत के जो जंतु है, ये जंतु या ये जीव मेनली एक्वेटिक, मतलब मुख्यतः जल में पाए जाने वाले होते हैं या जलीय होते हैं। कुछ है वो स्थलीय भी होते हैं और नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। अब हम इसमें बात करें पोषण के हिसाब से तो इनमें अधिकांश जो जीव होते हैं वो स्वपोषण करते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट हम इसके जो वर्गों के बारे में बात करेंगे तब ये स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी कि कौन से जीव या कौन सा वर्ग है वो स्वपोषी होता है और कौन सा वर्ग है वो परपोषी होता है। इस जगत के जो जीव होते हैं इनमें गति के लिए कसाब और पक्षमाप जैसी संरचनाएं पाई जाती है। कसाब का मतलब होता है फ्लैजिला, कसाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैजिला बोला जाता है। पक्षमाप को हम कहते हैं सीलिया। तो इनमें फ्लैजिला और सीलिया पाए जाते हैं। फ्लैजिला के बारे में यदि बात करें तो इसमें संख्या फ्लैजिला की कम होती है और सीलिया की संख्या है वो ज़्यादा होती है। सीलिया छोटे होते हैं और ये आकार में बड़े होते हैं। दोनों का काम है गमन। इनका काम क्या रहेगा? गमन या गति करवाना, जीव के अंदर मूवमेंट करवाना। अब हम जो प्रोटिस्टा वर्ग है इसको आगे अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करें तो इसको 5 वर्गों में बांटा जाता है। हम उसमें से सबसे पहले वर्ग के बारे में बात करते हैं क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट या क्राइसोफाइटा। इसके अंदर मैक्सिमम या सामान्यतः डायटम्स को रखा जाता है। इसके अलावा सुनहरे शैवाल इसके अंदर आते हैं। डायटम्स और सुनहरे शैवाल को क्राइसोफाइट के अंदर रखा गया है और समुद्र के ये मुख्य उत्पादक होते हैं। समुद्र के अंदर जो उत्पादन का कार्य करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन स्वयं बनाने वाले जंतु है, तो ये मुख्य उत्पादक होते हैं समुद्र के अंदर। या समुद्र के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके लिए उत्पादक के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो ये क्राइसोफाइट्स होते हैं। अब ये क्राइसोफाइट्स है वो लवणीय और अलवणीय जल में पाए जाते हैं। लवणीय का मतलब समुद्री जल, अलवणीय का मतलब ऐसा जल जिसमें लवण नहीं हो, जैसे तालाब का हो सकता है, नदी का हो सकता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि स्वच्छ जल जो है वो भी अलवणीय के अंतर्गत आएगा।
अब क्राइसोफाइट के जो जीव है, इन जीवों की ये स्पेशल एक विशेषता होती है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो साबूदानी की तरह छिद्रित होती है, उसमें छिद्र पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये साबूदानी का जैसे माल पहनता है, इसमें इस तरह से छिद्र पाए जाते हैं। तो कोशिका भित्ति जो है यह साबूदानी की तरह छिद्रित होती है और इस कोशिका भित्ति के अंदर सिलिका पाई जाती है। सिलिका SiO2 सिलिका इसके अंदर पाई जाती है। अब ये सिलिका का मतलब रेत, सिलिका इसमें पाई जाती है। इस वजह से ये जो जंतु होते हैं यदि इनकी मृत्यु भी हो जाए तो उसके बाद में भी ये नष्ट नहीं होते हैं। तो सिलिका की उपस्थिति के कारण ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। अब इसके अंदर जो सिलिका है या रेत है या मृदा है, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये समुद्र के अंदर उत्पादक के रूप में है, इसका मतलब इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। जब इनकी मृत्यु होती है, जब ये नष्ट हो जाते हैं तो समुद्र के पैंदे के अंदर जम जाते हैं और संख्या बहुत अधिक होने के कारण कई बार ये बड़ा रूप ले लेते हैं। समुद्र के पैंदे में जमेंगे, बड़ा रूप ले लेते हैं। इस तरह से कोरल रीफ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोरल रीफ का निर्माण होता है। और चूंकि डायटम नष्ट हुए, डायटम से जो हमें मिट्टी प्राप्त हुई है, जो मृदा प्राप्त हुई है, इसको हम डायटमी मृदा कहते हैं या डायटमी मृदा बोलते हैं। अब इस डायटमी मृदा के अंदर क्या है? SiO2 के कण, सिलिका के कण पाए जाते हैं। तो सिलिका के कण पाए जाते हैं, इस कारण ये मृदा है वो कणमय होती है। इसलिए इसका उपयोग पॉलिश करने में, कोई वस्तु है उसको चिकना करना है तो पॉलिश करने में, तेल और जो सिरप है इसका निषेचन करने में या इसको छानने में इसका उपयोग किया जाता है। तेल और सिरप का निषेचन करने के अंदर भी हम इसको यूज में लेते हैं या इसका उपयोग करते हैं। इसका दूसरा वर्ग है डाईफ्लैजिलेट। डाईफ्लैजिलेट का मतलब होता है, डाई का मतलब दो, फ्लैजिलेट का मतलब है फ्लैजिला। तो इस वर्ग के जो जीव होते हैं इनमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। इस वजह से इसे डाईफ्लैजिलेट भी कहा जाता है। अब इसमें जो दो कसाबिकाएं होती है, जो दो फ्लैजिला होते हैं, दो कसाब होते हैं, एक लंबवत होता है और एक अनुप्रस्थ होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो दोनों कसाबिकाएं होती है ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। कैसे होती है? एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। एक इस तरह से लंबवत तो दूसरा इस तरह से अनुप्रस्थ होता है। ये जीव समुद्री जल में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। समुद्री जल में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब इनमें अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए इन जीवों का रंग अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे इनमें वर्णक के आधार पे ये लाल रंग के होते हैं, हरे रंग के, भूरे रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के, सुनहरे रंग के, अलग अलग रंगों के होते हैं। वर्णक के आधार पर अलग अलग रंग होंगे। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति की जो बाह्य सतह है उसके ऊपर सेल्यूलोज की पट्टिकाएं पाई जाती है। इस वर्ग के जीवों का मुख्य लक्षण हो जाएगा कि जो कोशिका भित्ति है इसकी बाह्य सतह के ऊपर किसकी पट्टिकाएं होती है? सेल्यूलोज की पट्टिकाएं होती है। सेल्यूलोज की पट्टिकाएं हैं वो इसके ऊपर पाई जाती है। कई बार डाईफ्लैजिलेट ये जो जीव होते हैं ये संख्या में वृद्धि करते हैं, बहुत अधिक वृद्धि करते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्होंने क्या किया? विस्फोट किया। ऐसी स्थिति में जो समुद्री जल का रंग है वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। बहुत अधिक संख्या में यदि ये जीव उत्पन्न होंगे तो उसको हम कहेंगे विस्फोट हुआ। और ऐसी स्थिति में उस जगह जहां पर ये जीवों की संख्या बढ़ी है वहां पर समुद्र के पानी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अब रंग लाल हो जाता है, उस कंडीशन में इन जीवों के द्वारा विष उत्पन्न किया जाता है। ज्यादा जीव होंगे तो विष अधिक उत्पन्न किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं और जो मछलियां होती है इनकी हो जाती है मृत्यु। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो विस्फोट होता है वो समुद्री जीवों के लिए खतरनाक साबित होता है। इसका उदाहरण है गोनियालैक्स। डायनोफ्लैजिलेट का उदाहरण है गोनियालैक्स। इसके बाद जो तीसरा वर्ग है उसके बारे में बात करते हैं यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड, ये यूग्लिनॉइड जो जीव है इसमें हम इसका जो उदाहरण है वो है यूग्लिना। उदाहरण क्या है? यूग्लिना। अब ये यूग्लिना है वो
स्वच्छ जल में पाया जाता है, साफ पानी में पाया जाता है, मतलब अलवणीय जल के अंदर पाया जाता है, लवणीय जल में नहीं होता, समुद्री जल में ये नहीं पाया जाता, और स्थिर जल में पाया जाता है। स्थिर का मतलब एक जगह रुका हुआ पानी, स्थिर पानी, उसमें यह पाया जाता है। कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। देखो कोशिका भित्ति जो लक्षण है वो पादपों का विशेष लक्षण है। पादपों का विशेष लक्षण होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। यहां पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसका मतलब इसके अंदर है वो पादपों के लक्षण नहीं है। कोशिका भित्ति नहीं है मतलब पादपों के लक्षण नहीं है। दूसरा, प्रोटीन की एक परत पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसकी जगह प्रोटीन की एक लचीली परत पाई जाती है जिसका नाम है पेलिकल। कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन की परत पाई जाती है पेलिकल, जो कि लचीली होती है। इस तरह से इस वर्ग का जो जीव है, इस वर्ग के जो जीव है वो पादप नहीं होकर जंतु होते हैं, ऐसा हमें यहां पर लग रहा है। अब इसके अंदर दो कशाभिकाएं होती है, एक लंबा होता है और दूसरा कशाभिका वो छोटी होती है। दो कशाभिकाएं, एक लंबी होती है दूसरी छोटी होती है। अब इन जीवों के अंदर मिश्रित पोषण पाया जाता है। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसका इंपॉर्टेंट संरचना है कि इनमें मिश्रित पोषण पाया जाता है। मिश्रित पोषण कैसे? यदि सूर्य का प्रकाश उपस्थित है तो ऐसे जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब ये स्वपोषी की तरह काम करेंगे। और यदि सूर्य का प्रकाश नहीं है तो ये परपोषी की तरह कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वपोषी का लक्षण बताते हैं, इसका मतलब पादप है। परपोषी का लक्षण व्यक्त करते हैं, इसका मतलब ये जंतु है। इस वजह से इस वर्ग के जीवों को पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? युग्लिना को बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि युग्लिना के अंदर मिश्रित पोषण पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश उपस्थित है तो ये स्वपोषी होते हैं, और यदि सूर्य का प्रकाश अवेलेबल नहीं है तो ये परपोषी के रूप में कार्य करते हैं। इस वजह से युग्लिना के अंदर मिश्रित पोषण पाया जाता है, इसलिए हम इसको पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। परपोषी होते हैं। परपोषी जो प्रोटिस्टन जंतु है वो प्रोटोजोआ के अंदर रखे गए हैं। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सब इसके अंदर आते हैं। तो इसको हम प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में बांट कर पढ़ते हैं। 4 वर्ग कौन से? पहला वर्ग है अमीबीय, ये वर्ग है अमीबीय। दूसरा वर्ग है कसाभी। नंबर 3 है पक्ष्माभी, और आ जाता है स्पोरोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो वर्ग है कितने वर्गों में बांटते हैं हम? 4 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? अमीबीय, कसाभी, पक्ष्माभी और स्पोरोजोआ। इस तरह से प्रोटोजोआ को 4 वर्ग में बांटा गया है। नंबर 1 हम बात करते हैं अमीबीय। अमीबीय ये जो जंतु होते हैं ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, या नम मृदा है तो उसमें मिल सकते हैं। इस वर्ग के जीवों का विशेष लक्षण है इसमें कूटपाद पाए जाते हैं। कूटपाद का मतलब होता है स्यूडोपोडिया। कूटपाद का मतलब है स्यूडोपोडिया। पोडिया का मतलब है पाद। तो कूटपाद है, मतलब इसमें पाद नहीं पाए जाते, पैर नहीं पाए जाते, लेकिन जब शिकार को पकड़ना होता है उस समय इसकी जो बाहर वाली झिल्ली है वो पैर की तरह की संरचना का निर्माण करती है, एक पाद की तरह की संरचना का निर्माण करती है, इसलिए इसको हम कूटपाद बोलते हैं। तो इसका निर्माण कब होता है? जब इन जीवों को शिकार पकड़ना होता है या किसी जीव का शिकार करना होता है, उस समय कूटपाद का निर्माण होता है। उदाहरण है इसका एंट अमीबा। एंट अमीबा, यह जो एंट अमीबा है हमारी आंत के अंदर ये परजीवी के रूप में पाया जाता है। आंत के अंदर पाया जाता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है। परजीवी का मतलब है हमारे शरीर के अंदर, आंत के अंदर ये पाया जाता है। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन को ये डायरेक्ट ग्रहण करता है। अब ये हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करता है जिसको अमीबिएसिस कहा जाता है। अतिसार और इसमें दस्त लगते हैं, ये रोग है वो अमीबिएसिस कहलाता है। कसाबी, नंबर 2 कसाबी के क्या होगा? इसमें कसाबिका पाई जाती है। इनके अंदर
कसाबिका पाई जाती है और ये रोगजनक होता है, रोग उत्पन्न करने वाला होता है कसाबीय प्रोटोजोआ। अब इसका जो उदाहरण है वो इंपॉर्टेंट है, ट्रिपेनोसोमा। उदाहरण का नाम है ट्रिपेनोसोमा। यह एक ऐसा जीव है, इसके द्वारा निद्रालु रोग उत्पन्न किया जाता है। कैसा रोग? निद्रालु रोग, मतलब उस व्यक्ति को नींद आएगी, बहुत ज्यादा नींद आएगी, और इस रोग को अफ्रीकन निद्रा रोग भी कहा जाता है। अफ्रीकन निद्रा रोग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पक्षमाभी प्रोटोजोआ। तो पक्षमाभी, अब नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? पक्षमाभ पाए जाते हैं, या हम इसको कहें कि सीलिया पाए जाते हैं। हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। इन जीवों के अंदर रसदानी पाई जाती है। ये जो रसदानी है ये परासरण नियमन का कार्य करती है। परासरण के नियमन का कार्य यह रसदानी या रिक्तिका करती है। उदाहरण है इसका पैरामीशियम। पैरामीशियम इसका उदाहरण है। अब ये जो पैरामीशियम है इसके अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 2 केंद्रक पाए जाते हैं। और ये जो जीव है इस जीव का आकार होता है चप्पल के आकार। जो जूतों में, पैरों में जो पहनने के लिए जो चप्पल होते हैं उसके आकार का यह जीव होता है। यदि छोटा सवाल पूछा जाए चप्पल के आकार का जीव कौन सा होता है तो उसका नाम क्या है? पैरामीशियम। नेक्स्ट बात करें प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ वर्ग है इसका चौथा वर्ग स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ। अब स्पोरोजोआ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके जीवन चक्र के अंदर, जीवन चक्र के बीच में एक संक्रमण करने वाली अवस्था का निर्माण होता है और इस अवस्था का नाम है स्पोरोजोइट। अवस्था का नाम क्या है? स्पोरोजोइट है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? स्पोरोजोआ। अब इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। उदाहरण क्या है? प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है इसके जीवन चक्र के दौरान स्पोरोजोइट अवस्था बनती है जो कौन सा रोग उत्पन्न करती है? मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। तो इस तरह से यह जो स्पोरोजोआ है यह परजीवी के रूप में हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसका 5वां वर्ग है अवपंक कवक। अवपंक कवक जिसको आभासी कवक बोला जाता है, स्यूडो फंजाई बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ओरिजिनल में या एक्चुअल में फंजाई नहीं होते हैं, लेकिन इसके जो लक्षण होते हैं वो फंजाई की तरह होते हैं, इसलिए इसको आभासी कवक कहा जाता है। आभासी का मतलब अपने आप में यही होता है कि वहां पर वो चीज है नहीं लेकिन हमें लगती है, उसको हम क्या कहेंगे? आभासी, या अंग्रेजी में कहें तो स्यूडो। तो ये स्यूडो फंजाई है। अब स्यूडो फंजाई क्यों कहेंगे? क्योंकि फंजाई का जो स्पेशल लक्षण होता है वो है मृतपोषी। तो ये जो जीव है ऐसे जीव जो प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाते हैं। अब प्रोटिस्टा में भी क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि प्रोटिस्टा में इसलिए पाए जाते हैं कि ये एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकी है प्लस ये यूकेरियोटिक है, इसलिए मजबूरी में इन जीवों को प्रोटिस्टा के अंदर डालना पड़ा। लेकिन ऐसे जीव क्या करते हैं? ऐसे जीव कवक की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको अवपंक कवक या आभासी कवक कहा जाता है। एक्चुअल में ये कवक नहीं होते, इनका व्यवहार कवक से मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या? कवक का विशेष लक्षण ही मृतपोषी होता है और ऐसे जीव मृतपोषी होते हैं, इसलिए इनको आभासी कवक एक अलग वर्ग बनाकर प्रोटिस्टा के अंदर डाला गया है। इसका उदाहरण है डिक्टियोस्टीलियम। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जो हमारा दूसरा जगत है प्रोटिस्टा किंगडम, जो कि यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर इसमें जीव आते हैं या उससे मिलकर बना है। हमने इस प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसको समझने का, पढ़ने का प्रयास किया। पहले हमने मोनेरा के बारे में बात की, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जीव थे, इसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जीव है। इस तरह से हमने 2 जगत पढ़े। 2 जगत के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर जीव थे वो हमने पढ़ लिए। एक के अंदर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, दूसरे के अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। तो इस तरह से जो प्रोटिस्टा है इस प्रोटिस्टा को हमने
5 भागों में बांटकर पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की क्राइसोफाइट, उसके बाद हमने बात की डायनोफ्लैजिलेट, उसके बाद हमने बात की यूग्लिनॉइड, नेक्स्ट हमने बात की प्रोटोजोआ और लास्ट या अंत में हमने बात की है अपंग कवक या आभासी कवक। तो इस तरह से ये हमारे 2 जगत कंप्लीट होती है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट प्रदान करें, ताकि हम इससे भी बेहतर वीडियो है वो आपके लिए बनाकर प्रस्तुत कर सकें। और इसके साथ ही बेल आइकन दबाकर इस वीडियो को आप है वो इस चैनल को नोटिफाई करें, ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा वो आपको मिल सके। धन्यवाद।